हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 8 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात ने पार किया था, जो कि इसका वेग 200 किलोमीटर पर आवर था। इसमें करीब 45,000 भवनों को जो है तहस नहस कर दिया था और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को करीब 207 किलोमीटर के पवन वेग से पर आवर की वेग से जो था फिर से चक्रवात आया था कि इसमें करीब 9 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठी थी और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है ये सैटेलाइट से एक व्यू लिया गया है चक्रवात का। तो हम यहाँ देखेंगे चक्रवात होते क्या है। ठीक है, तो जो गतिशील वायु होती है वो पवन कहलाती है। आगे है सबसे पहला क्रियाकलाप है वायु दाब डालती है। ठीक है, इन सभी जो भी चक्रवात है इनको हम क्रियाकलाप से समझेंगे। तो इसमें क्या है कि जो आपने एक ढक्कन वाला टीन का डिब्बा लिया है, ठीक है, उसमें पानी रखकर उसको गर्म किया है। जब पानी मतलब गर्म हो जाए, उबलने तो उसमें उबलने वाला हो तो उसमें क्या किया कि इसके ढक्कन को बंद कर दिया गया। उसके बाद इसको उतार के क्या किया गया, इस पर ठंडी जल डाल दी गई। अगला इसी तरह का एक और क्रियाकलाप है कि आप जब पतंग उड़ाते हो तो क्या होता है कि जब पवन होती है वो पतंग उड़ाने में सहायक होती है। ठीक है, और अगर नौका चलाते हैं तो नौका जो होता है अगर पवन के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो हमें तो ये परेशानी होती चलाने में, लेकिन अगर पवन की ही दिशा में हम उसको चलाते हैं तो हम उसको आराम से चला सकते हैं। इसी प्रकार साइकिल के चलाने पर भी होता है। तो जो हमने देखा कि डिब्बा जो या बोतल जो है वो पानी डालने पर क्या हो गया, विरूपित हो गया था। ठीक है, तो जब हम डिब्बे में पानी डालते हैं तो डिब्बे के अंदर की जो कुछ भाप होती है वो जल में संघनित हो जाती है, जिससे जो होती है भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर की वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण जो है डिब्बा चिपक जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अंदर की दाब कम हो जा रही है तो बाहर की दाब ज़्यादा, तो ये इस पर प्रेशर लगाती है, तो इस वजह से ये विरूपित हो जाते हैं। अगला है पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है कि एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा रखकर जो बॉटल के मुख पर रखा गया है और इसको फूंक से अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या होता है, क्या वो जाता है? ठीक है, इसी प्रकार अगला देखा गया है कि दो जो गेंद है बराबर ही आकृति की है, उनको एक डंडे से बांध दिया जाए और इनके बीच में फूंका जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि लगभग समान ही माप के दोनों हैं, लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं या दूर जाते हैं? ठीक है, अगला एक और क्रियाकलाप लिया गया है कि यहाँ पे एक पतली स्ट्रिप ली गई है पेपर की। ठीक है, उसको क्या किया गया है कि यहाँ पे मुंह से फूंक के देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो उठ जा रही है। ठीक है, पहले तो वो इससे नीचे थी लगी, फिर उठ जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तो यहाँ पे जो हमने अभी क्रियाकलाप देखा तो उसमें यहाँ बताया जब हम बोतल के मुख पे फूंक मार रहे थे तो मुख के पास की वायु का वेग जो था अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और जिससे वहाँ का वायु दाब घट जाता है और बोतल के भीतर का वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण जो होता है बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर ढकेलती है और जब हम गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारे जो होते हैं एक दूसरे के दाब यानी कि उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब हम कागज़ की पट्टी के ऊपर जब फूंक मार रहे थे तो ये ऊपर की ओर उठ रही थी, तो ये तभी संभव होगा जब कागज़ में जो फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर का दाब कम हो जाए। ठीक है, तो ये दाब कम हो जाए। तो इस प्रकार पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब जो है वास्तव में कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पवन जो है सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब की ओर गति करता है। ठीक है, तो वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा।
लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों में वायु दाब में भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? सबसे पहले गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, तो एक क्वथन नली ली गई है, उसके मुख पर एक गुब्बारा लगा दिया गया है। तो जब इस पे इसको कस किया है तो यहाँ क्या किया गया है, इसमें एक गर्म जल डाला गया है। ठीक है, गर्म जल डालने पर क्या हुआ कि यहाँ पे गुब्बारा फूल रहा था और उसी को जब बर्फ़ में डाल दिया गया तो ये पिचक गया। ठीक है, तो ऐसा तो हमने यहाँ पे देखा कि जब यहाँ पे क्वथन नली में गर्म जो जल था उसमें गुब्बारा फूल क्यों जा रहा है। ठीक है, और ठंडे जल में रखे पर चिपक क्यों जाता है। अगला है यहाँ पर कि समान नाप के कागज़ की 2 खाली थैलियाँ ली गई हैं। ठीक है, उनको एक 2 सिरे पे बांध दिया गया है। ठीक है, एक के नीचे क्या किया गया है, मोमबत्ती लगा दी गई, जिससे गर्म वायु उसमें प्रवेश करने लगी है। तो क्या हुआ कि जिसमें गर्म वायु थी, गर्म होने पर गर्म वायु जो है ऊपर की ओर उड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे संतुलन तो बिगड़ा, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और वो अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। तो हमने जो देखा कि जो कथन नली लगाने पर, गर्म जल में रखने पर वो गुब्बारा फूल रहा था और ठंडे जल में पिचक रहा था। तो वो गर्म वायु जो गर्म जल में गर्म वायु की वजह से उसका प्रसार हो रहा था, इसलिए वो गुब्बारा फूल रहा था। तो प्रकृति में जो है अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, और फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रभावित होकर उस स्थान को घेर लेती है। ठीक है, अब पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया सबसे पहले भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना। तो हमने देखा है कि इस जो भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठती है और जिससे क्या होता है, भूमध्य से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों के भूमध्य रेखा की जो वायु है वो गतिशील हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ धाराएं दिखाएंगे, किस प्रकार से यहाँ धाराएं बहती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है गतिशील जो वायु है वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में जो होती है गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस पर प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। तो पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है, तो गर्मियों में थलीय क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का जो ताप होता है वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहता है और यह मानसूनी पवन होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ थल विशेष रूप में जैसे राजस्थान के मरुस्थलों के जो आसमान तापन से जो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से। ओके, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है और यह थल से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, तो समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, जो बादल है वर्षा लाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक जो है लोकगीत भी प्रचलित है, लेकिन जो बादल बनते हैं उसका हमने जल चक्र में संघनन प्रोसेस पढ़ा था। उसमें जो है क्या, उसमें हमने देखा था कि जो समुद्र से होती है, जो गर्म जो भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, ऊपर जाके वो संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब दाब बढ़ता है तो वो जल की बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्षा है वो अच्छा तो होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा होने से हमें नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं, और इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी ही 2 घटनाएं हैं, जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात, ठीक है। तड़ित झंझा और चक्रवात देखते हैं। तड़ित झंझा जो है भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं, ठीक है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। तो गिरती हुई जल की बूंदें अपने तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी तड़ित बिजली कौनती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं, ठीक है। तो तड़ित झंझावत के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तड़ित झंझा से कैसे चक्रवात बन जाता है। तो जो जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, और जिससे वायु दाब कम हो जाता है, और फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है, और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें जो होती हैं कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, और मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। यहाँ चक्रवात की संरचना दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे जाती हुई वायु इस तरह, और ये चक्रवात की दिशा दिखाई गई कैसे ऊपर को उठती है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर उठती हुई वायु दिखाई गई है, और इसके चारों तरफ ये दिखाया जा रहा है कि इसके चारों तरफ जो होती है आसपास की जो वायु होती है एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है। चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। तो चक्रवात काफ़ी विनाशकारी होता है। इसमें जो तेज पवन समुद्र के जल के तटों की ओर ढकेलती है, और भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व के संकेत होते हैं। तो पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, करीब 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, जैसे कि जल की दीवार बन गई हो। तो इस प्रकार ये करीब ये जीवन, संपत्ति और सभी चीज़ों को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं और चक्रवात सर्वव्यापी घटनाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाए गए कुछ चक्रवात, और अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। ये चक्रवात से जो टॉर्नेडो होता है उससे बचने के एक तरीके दिखाए गए हैं, ठीक है। तो जो चक्रवात है अपने साथ चक्रवात को टॉर्नेडो, हरिकेन ये नाम से भी जाना जाता है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है।
टॉर्नेडो, हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है और अधिकांश टॉर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं। ठीक है, और इन कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवात के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। ठीक है, तो प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या है? तो चक्रवात की जो है पूर्वानुमान और चेतावनी मिल जाना, ठीक है, इससे सुरक्षा होगी। और सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों और मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र जो है चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और और हमें जो है अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं, वाहनों को सुरक्षित स्थान पहुंचा देना चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए और सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन टोल फ्री नंबर हैं उनको पता करना चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य जो है सावधानी है, जैसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से दूर रहें और महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकले और बचाव दल के अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। ठीक है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए कुछ चीज़ें हमें सहायक हुई। ठीक है, तो आजकल हम आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध हमें होती है और पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा तैयारी करने, अपने घर खाली करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था और आज परिस्थितियाँ बिल्कुल ही बदल गई हैं। हमें करीब 48 घंटे पहले ही सब कुछ जानकारी मिल जाती है। तो इससे जो होता है चक्रवात सतर्कता और चक्रवात सूचना की जानकारी मिल जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर इसकी प्रगति के और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारा आज का प्रमुख शब्द है पवन वेग मापी। पवन वेग मापी से हम पवन के वेग को मापा जाता है। ठीक है, और जो झंझावात है ये तूफान है और तड़ित झंझा जो है जो बारिश के साथ जो तूफान और बिजली कड़कती है वो होते हैं। और यहाँ पर है चक्रवात जो है जो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ये कई वायु की परतों के साथ ऊपर उठते हैं। ठीक है, और मानसूनी पवन ये जो बारिश कराते हैं ये मानसूनी पवन होते हैं। टॉर्नेडो ये एक तरह का चक्रवात है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। और हरिकेन ये भी चक्रवात का एक अलग रूप है। दाब जो है ये जो वायु दाब जब प्रेशर जब अंदर का कम होता है और बाहर का ज़्यादा होता है तो वो किसी डिब्बे में तो वो विरूपित हो जाता है। और टाइफून भी एक तरह की चक्रवात है। तो हमने यहाँ सीखा कि हमारे आसपास की वायु दाब जो वायु है वो दाब डालती है और वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। इसी वजह से हमने जो कतरन नली में बलून लगाया था तो जो गर्म जल में था वो फूल गया था और जो ठंडे जल में था वो पिचक गया था। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की जो उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रभावित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का मुख्य कारण है और जल वाष्प वाली पवन वर्षा कहलाती है। ठीक है, उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों और रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी होती है और इसमें किसी भी चक्रवात के आने से पहले अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना ही समझदारी होती है।
यहाँ पर निम्नलिखित प्रवाह चित्र इससे परिघटना को समझाने में सहायक होंगे, जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है और तूफान और चक्रवात बनते हैं। तो सबसे पहले दो क्षेत्रों के बीच ताप का अंतर होना, ठीक है। वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण, और उसकी वजह से गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यूनतम दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होने लगती हैं और गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और उसमें उपस्थित जो जल वाष्प संग्रहित होकर बादल बनाती हैं। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले और हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है और जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात के रूप भी धारण कर सकती है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।